नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां माधव टाइगर रिजर्व में आग लगी है। जंगल में आग से वन संपदा को भारी नुकसान। नेशनल हाईवे 46 से सटे पतारा गांव के पास आग लगी। आग बुझाने में वन विभाग और प्रशासन की टीम जुटी हुई है और धुएं का गुबार दूर से ही नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवपुरी के माधव टाइगर रिजर्व के जंगलों में भीषण आग लगी है। वन विभाग और दमकल की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 46 से सटे पतारा गांव के पास जंगल में आग लगी है। आग इतनी भीषण है कि काफी दूर से ही धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे वन संपदा को भारी नुकसान अब तक पहुंच चुका है। नेशनल हाईवे 46 से सटे पतारा गांव के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आग लगी और इसकी सूचना के बाद वन विभाग और फायर विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। और श्योपुर के मानपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां रामेश्वरम त्रिवेणी घाट पर क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम और जनपद सीईओ ने घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासन ने 2 नाव जब्त किए, साथ ही 2 नाविकों पर मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं कलेक्टर ने भी सवारियों से जोखिम न उठाने की अपील की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। श्योपुर के मानपुर की यह तस्वीर है, जहां रामेश्वरम त्रिवेणी घाट पर क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाने का मामला सामने आया। हमने तस्वीरें दिखाई और एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। इस मामले में संज्ञान लिया है। एसडीएम और जनपद सीईओ घाट पर पहुंचे, निरीक्षण किया और इस दौरान प्रशासन ने 2 नाव जब्त किए, साथ ही 2 नाविकों पर मामला भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने सवारियों से जोखिम न उठाने की अपील की है। जी हां, आपसे आप जोखिम न उठाएं। देखिए ये तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इससे पहले भी हमने आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई थी, जिसके बाद यहां पर एक्शन लिया गया है। एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम और जनपद सीईओ घाट का निरीक्षण करने पहुंचे और प्रशासन ने 2 नाव जब्त की, साथ ही 2 नाविकों पर मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर और एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर श्योपुर में। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, तत्काल हम लोगों ने इस बात का संज्ञान लिया तथा वह नाव जब्त कर ली गई है। जो दोषी है उसके विरुद्ध एफआईआर करा दी गई है तथा इसी तारतम्य में एक और नाव जो बिना लाइफ जैकेट के और बिना सुरक्षा उपकरणों के चला रहा था, हमने उसको भी जब्त किया है और उसके विरुद्ध भी एफआईआर करा दी गई है। और मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि जनता जो है इस तरह का जोखिम ना उठाए। तो सुना आपने, कलेक्टर ने सभी सवारियों से जोखिम न उठाने की अपील की है। सहयोगी अजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए। अजय, बताएं, एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ है। देखिए, एनडीटीवी पे खबर दिखाए जाने के बाद जरूर प्रशासन जागा और जो श्योपुर जिले के कलेक्टर हैं अर्पित वर्मा, उन्होंने तुरंत ही जो एसडीएम है, जनपद सीईओ है और मानपुर थाना पुलिस है, उनको तुरंत ही रामेश्वर घाट जाने के निर्देश दिए और जो अफसर हैं वो तुरंत ही वहां पहुंचे और उन्होंने जो नाव है, जिन नाव में क्षमता से अधिक सवारियां ढोई जा रही थी, श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डालकर उन नावों को जब्त कर लिया, उनकी मोटर जब्त कर ली गई है और जो नाविक हैं उनको भी उनके खिलाफ मानपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। जो श्योपुर कलेक्टर हैं अर्पित वर्मा, उन्होंने शहर के लोगों से अपील भी की है कि इस तरीके की अगर कोई भी घटना नजर आती है तो प्रशासन को बताया जाए और जो लोग हैं उनसे ये अपील की है कि ऐसी नावों में सफर ना करें जिन नावों में जोखिम भरा सफर होता है। और इस घटना के बाद जरूर पुलिस प्रशासन के एसपी जो है उन्होंने कहा है कि इन घाटों पर चेकिंग की जाएगी और त्योहारों पर समय समय पे देखा भी जाएगा ताकि इस तरीके की तस्वीरें दोबारा ना हो। तो पूरे मामले को लेकर कलेक्टर ने पूरी गंभीरता ली है और बड़ी कार्रवाई की है। जी बिल्कुल अजय, एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ, इम्पैक्ट किस तरीके से नजर आ रहा? अधिकारी क्या कह रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं वे क्या कह रहे हैं? निश्चित तौर पर इस मामले पर सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो जरूर कहीं ना कहीं ये जो हादसे होने की तस्वीरें हैं जो लगती हैं और जब
खबर दिखाई एनडीटीवी ने, और इस खबर को देखने के बाद प्रशासन तो अलर्ट हुआ ही, और उसके साथ भी लोग जो है वो जरूर चेत रहे हैं। और एनडीटीवी ने जिस तरीके से पूरे मामले को दिखाया था कि श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डाल के नाविक जो है वो नदी में सफर करा रहे थे, उसके बाद पूरे मामले में कलेक्टर ने गंभीरता से लिया और इस मामले में कार्रवाई की है। तो जरूर ये देखा जाता है कि तस्वीर सामने आने के बाद प्रशासन जो होता है पूरी कार्रवाई करता है। जी बिल्कुल, हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त आपको। नदी में जोखिम में जान डालकर सवारियां जो है वो बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही थी, पहली। और दूसरी तस्वीर हम आपको प्रशासन के एक्शन की दिखा रहे हैं, जहां पर सीईओ ने घाट का निरीक्षण किया। एनडीटीवी पर खबर चलाए जाने के बाद 2 नाव जब्त की गई है, साथ ही 2 नाविकों पर मामला दर्ज किया गया है। सहयोगी अजय हमारे साथ बने हुए हैं और इस मामले पर नजर आप बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन अभी जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मामले में एक्शन तो लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर क्षमता से कम भी लोग बिठाए जाएं तो क्या वे सुरक्षित हैं? आगे बढ़ते हैं, खबर सुकमा से। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला। सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को ढेर किया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल हुए। मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली भी ढेर किया गया है। नक्सली जगदीश को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। झीरम घाटी और अरनपुर हमले में था शामिल। दरभा एरिया कमेटी के संभाल रहा था जिम्मेदारी। सुकमा एसपी किरण गंगाराम चौहान ने मामले की पुष्टि की। तो 17 नक्सलियों के मारे जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों को बधाई दी है। उनका बयान सुनाते हैं आपको। वहाँ में आज नक्सली मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं। और इस बहादुरी के लिए हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। और लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो पूरा देश जानता है। और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया। साव ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है, मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से लगातार जब ऑपरेशन हो रहा है, दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद बरामद हो रहे हैं, ईआईडी बरामद हो रहे हैं। तो नक्सलियों के सारे मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं, और अब अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में। सुकमा में हुए मेगा एनकाउंटर को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। गृहमंत्री ने कहा है कि 50 दिन में 133 नक्सलियों को मारना संकल्प है। साथ ही नक्सलियों को नक्सलिज्म में भटके हुए नौजवानों को लेकर उन्होंने कहा है कि वे हथियार छोड़े वापस आए। वे जो भटक गए हैं उनका जीवन सुचारू रूप से चले, इसका भरोसा सरकार दिलाती है। बयान सुनिए। पर एक और बड़ी सफलता
मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्चिंग तो जारी ही था। सुबह की मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। SLR, इंसास, AK-47 और कंट्रीमेड बहुत सारे हथियार भी इसमें शामिल हैं। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर हैं और उनको जिला मुख्यालय ला करके आवश्यकता अनुरूप उच्च स्थानों पर, बड़े स्थानों पर इसके इलाज के लिए लाया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि विगत इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 27-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राव उदय प्रताप सिंह ने NCERT किताबों के मामले पर कहा कि स्कूली शिक्षा में NCERT की किताबें ही बच्चे पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि NCERT की किताबें पढ़ाने का सख्ती से पालन कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि NCERT की किताबें सस्ती होती हैं, इन्हें पढ़ना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि CBSE स्कूल में स्थानीय स्तर पर जो पुस्तकें हैं उनके साथ हर हाल में NCERT की किताबें पढ़ानी है। जबलपुर में नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री जी की सोच, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें यही है कि NCERT की बुक्स भी मतलब इनमें स्कूल में लागू करें और जो एक CBSE स्कूल्स के लिए उनके निर्धारित मापदंड में स्थानीय स्तर पर जो थोड़ी बहुत रख सकते हैं किताबें, उसको छोड़कर मतलब हर हाल में NCERT की बुक चलाना है। क्योंकि NCERT की बुक्स एक तो सिलेबस उसका तयशुदा सिलेबस रहता है, दूसरा उसकी कीमत कम रहती है और जो एक बच्चे को ऑथेंटिक एक सिलेबस जो मिलना है पढ़ने के लिए वो उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए पूरे प्रदेश में हम इस बात का सख्ती से पालन करा रहे हैं कि NCERT की किताबें ही स्कूलों में चलाई जाएं। ग्वालियर में मजदूर इंटक के प्रदेश सम्मेलन में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के परिवारवाद वाले बयान पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह जैसे नाम हैं जिनका परिवार राजनीति में। लोकतंत्र में जनता जिसको भेजती है उसका वो अधिकार होता है और साथ में सिंधिया जी राज्यसभा में, यशोधरा जी विधानसभा में, वसुंधरा जी विधानसभा में, राजनाथ सिंह जी उनके पुत्र, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। इसलिए लोकतंत्र में वही चुनकर आता है जिसे जनता चाहती है। परिवारवाद जो है ये सामंती प्रवृत्ति का सूचक है। इसलिए आज के लोकतंत्र में कहीं कोई सामंत नहीं है। सामंत वो है जिसके पास वोट का हक है, यानी कि देश का हर नागरिक आज सामंत है। सूरजपुर में मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने के निजीकरण का विरोध जारी है और अब यह विरोध और बढ़ता ही जा रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी कारखाने के निजीकरण का विरोध किया। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम समेत पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध में आवाज बुलंद की। लेकिन जैसे ही 2 वर्ष बीता, 2 वर्ष में कार्यशील पूंजी के रूप में इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने भूमि अधिग्रहण कानून को किसानों पर हमला बताया। प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि बीजेपी ने इस कानून के नाम पर किसानों और गरीबों के साथ धोखा किया है। यह कानून पुराने कानून को कमजोर करता है और बड़े व्यापारियों और रियल एस्टेट माफिया को फायदा पहुंचा रहा है। बयान सुनाते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून की भूमिका अगर आप देखेंगे तो उसके पर्दे के पीछे के खेल को स्पष्ट समझ जाएंगे।
जब केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया, आपकी सरकार केंद्र में है, आप वहीं से परिवर्तन करा सकते थे। राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान में भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ, 3 गुना गाइडलाइन से दिया जा रहा है, तो फिर मध्य प्रदेश में ही ऐसा क्यों? वो रजामंदी 80% आप नहीं ले रहे हैं। मूल अवधारणा आपने ख़त्म कर दी। जिस पर दाग लगा हो और वो सर्फ बेचे तो सवाल तो खड़े होते हैं। और हम नहीं कह रहे हैं, चिंतामणि मालवीय जी ने भरे सदन में कह दिया। और इसके पहले उज्जैन की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से लेकर के 3 विधायकों ने भी आरोप लगाया था। नीमच में नई कृषि मंडी चंगेरा में उस वक्त हंगामा हो गया जब लहसुन, प्याज और मूंगफली के व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी के गेट पर नारेबाजी शुरू कर दी। व्यापारियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना था कि बीते दिनों नई कृषि उपज मंडी में 248 भूखंडों की नीलामी तो कर दी गई, लेकिन लहसुन, प्याज और मूंगफली के व्यापारियों के लिए रखे गए 157 भूखंडों की नीलामी पर प्रशासन ने रोक लगा दी। उनकी मांग है कि जल्द ही भूखंडों की नीलामी की जाए। उधर हंगामे की खबर मिलते ही मंडी सचिव ने व्यापारियों से बात की और जल्द ही उनकी समस्या के समाधान की बात कही, जिसके बाद लहसुन, प्याज और मूंगफली की नीलामी शुरू हो सकी। आज हमारे प्याज में जो 10 व्यापारी है तो 10 व्यापारी के आवेदन आएंगे। मूंगफली में 20 व्यापारी है तो 20 के आवेदन आएंगे। लहसुन में पहले 105 गोदाम जब फर्स्ट नीलामी हुई थी उसमें आवंटित हो चुके हैं। अब बेचारे वो 40 जने बचे हैं, जो 40 जने बचे हैं तो 40 के तो आवेदन आएंगे ना। अब फिर भी उसके अनुसार जो नियम कायदे हैं 92 गोदामों की अपेक्षा 108 आवेदन है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम में जाते हैं। पर इन्होंने बिकने से पहले ही, ऑक्शन होने से पहले ही यह प्रक्रिया कर ली कि कम में जाएंगे और इसके उचित पे इन्होंने गवर्नमेंट की हानि के कारण कि इसको निरस्त किया जाता है, ये कोई उचित नहीं है। और निरस्त करने का नोटिस भी कम से कम 24 घंटे पहले लागू होना चाहिए था। और ये इनको आवेदन का जो है कि 32 में 30 आए मूंगफली और प्याज में, वो तो इनको हफ्ते भर पहले ही मालूम था। लहसुन, प्याज और मूंगफली के व्यापारियों की नीलामी भूखंड आवंटन निरस्त कर दी गई थी। उस चक्कर में हम कलेक्टर साहब से भी मिले, उनका आश्वासन भी था, सेक्रेटरी साहब से भी मिले, एडीएम साहब से भी मिले, सबका आश्वासन था। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में और हमें कुछ परेशानी लगती है, इसलिए हमने 1 घंटे का बंद बुलाया है और हम काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता, हमें भूखंड आवंटन नहीं होता है, हम व्यापार भी करेंगे तो काली पट्टी बांध के करते रहेंगे। नीलाम चालू हो चुका है और वो काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक करते रहेंगे जब तक भूखंड की आवंटन की प्रक्रिया ना हो जाए। तो उसमें चूंकि ये बोली निरस्त की गई है, ना कि प्रक्रिया निरस्त की गई है, तो बोली के लिए चूंकि समय 15 दिन का देकर और उसकी आज विज्ञप्ति प्रकाशित करने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जिला प्रशासन पारदर्शिता के लिए वचनबद्ध है। और इसमें जो क्रियाशील व्यापारी हैं उनसे मेरा निवेदन है वो ही आवेदन करें, जो जिस सेक्टर में काम कर रहा है। अभी लगातार आज से लेके पिछले 6 महीने तक किसी ने 10 साल 20 साल पहले किया है वो ना करें। भोपाल में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस टीम की बड़ी बैठक हुई, जिसे भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद थे और बैठक की अगुवाई पुलिस कमिश्नर ने की। बैठक में आने वाले दिनों में त्योहार जैसे ईद, नवरात्र आदि को लेकर रणनीति बनाई गई, जिसमें कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पर भी चर्चा हुई। आगामी आने वाले दिनों में खासतौर पर 30, 31 और 1 के आसपास कई पर्व त्यौहार शुरू हो रहे हैं। इसमें खासतौर पर ईद रहेगा, ईद को लेकर के नवरात्र शुरू हो रहे, चैती चांद की व्यवस्थाएं रहेंगी। इन सारे आयोजनों को लेकर के पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों की एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी। इसमें खासतौर पर आयोजनों से जुड़ी हुई जो बारीक जितने भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सारे पर्व त्यौहार एक बेहद ही उल्लासपूर्ण और उत्साहजनक के साथ साथ एक सुरक्षात्मक माहौल में भी संपन्न हो। कवर्धा में भोरमदेव महोत्सव के दौरान कुर्सियां तोड़ने वाले उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस ने घटना के 2 दिनों के अंदर ही 5 नाबालिग समेत 19 लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का जुलूस भी निकाला। पुलिस ने पकड़े गए नाबालिग आरोपियों के परिजनों को चेतावनी दी है। घटना 26 मार्च की है, जब भोरमदेव महोत्सव में भजन गायक हंसराज रघुवंशी के कार्यक्रम के दौरान रात में कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया था और कुर्सियां तोड़ दी थी। उसके बाद क्या हश्र हुआ, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं।
मोहर्रम देव महोत्सव के दौरान जो है कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा कार्यक्रम के दौरान कुर्सियाँ तोड़ी गई थी, जिसकी जो है हमने ड्रोन, हमारे पास जो तैनात ड्रोन था उसकी वीडियो और सोशल मीडिया में हो रहे वायरल वीडियो, पत्रकार साथीगणों के द्वारा जो उपलब्ध कराए वीडियो है और कुछ आम जनता ने भी उनकी पहचान करके हमारे पास में वीडियो फ़ोटो भेजे थे। उसके माध्यम से साइबर सेल की टीम जो है उन्होंने सभी उपद्रवियों को जो है जाकर के पूछताछ के लिए साइबर सेल बुलाया गया था। इसमें से हमारे पास में अभी 10 उपद्रवी हैं जो बालिग हैं और उनके द्वारा जो है अपनी गलती मानी गई, और 4 उपद्रवी जो थे वो नाबालिग थे, तो उनके पालकों को बुला करके उनके द्वारा जो है माफ़ीनामा मंगाया गया, लिखित में दिया गया कि वे उनके द्वारा गलती हुई है और ऐसा दोबारा भविष्य में नहीं करेंगे। और जो 10 उपद्रवी थे उनको टूटी कुर्सियाँ दिखा करके हमने उनकी गलती का एहसास कराया। जबलपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पाटन नगर परिषद के एक पूर्व दिहाड़ी कर्मचारी पर 18 लाख रुपए के गबन का आरोप। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सोमेश गुप्ता के पास नगर परिषद में राजस्व वसूली की जिम्मेदारी थी। उसने आम नागरिकों से कर वसूली कर फर्जी रसीदें जमा की और रकम अपने पास रखता गया। इस धोखाधड़ी का पता तब चला जब नगर परिषद ने कौन मामले में आंतरिक जांच शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि गुप्ता ने धीरे धीरे करीब 18 लाख रुपए का गबन कर लिया। जांच पूरी होने के बाद नगर परिषद ने पाटन थाने में सोमेश गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मामले का खुलासा होने के बाद अब नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे। नगर परिषद पाटन में पूर्व दैनिक कर्मचारी सोमेश गुप्ता के विरुद्ध जांच की गई थी, जिसमें नगर पालिका द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि सोमेश गुप्ता द्वारा आर्थिक अपराध, गबन, धोखाधड़ी एवं कूट रचित घटना के माध्यम से करीब 18 लाख रुपए का गबन किया गया है, जिसपे उनकी तरफ से श्री दीपेश बबेले द्वारा FIR कराई गई है। उस मामला कायम कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। छतरपुर के बिजावर में चोरों ने एक रात में गुलगंज रोड स्थित 4 दुकानों को निशाना बनाया। चोरी की वारदात दुकान में लगे CCTV में कैद हुई। चोरों ने ताले तोड़कर अमृत दूध डेयरी, श्री बालाजी, बोरवेल, सृजन, NGO, महाकाल मेट्रो और होम सहित कई जगह चोरी की। चोरों ने लड़कियों के कपड़े पहनकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इन दुकानों से चोरों ने इंडक्शन, बैटरियां और कुछ नकदी की चोरी की है। घटना की शिकायत पीड़ित दुकानदारों ने बिजावर थाने में कराई है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मैं शाम को अपनी दुकान बढ़ा के अपने घर चला गया और सुबह जैसे ही हुई तो सुबह मेरे पास फोन आया कि आपकी दुकान के ताले टूटे पड़े हैं। तो मैं भागता हुआ चला आया। तो मैं यहाँ आके मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन जब मैंने झांक के देखा तो गुल्लक वल्लक वगैरह हमारी सब टूटी पड़ी थी, बिखरी भाई दिखी मेरे को। उसमें मेरा ATM चला गया और 30-40 हज़ार रुपये होंगे। 2-3 दिन की बिक्री थी तो वो भी हमारे ले गए। और बाकी छोटे सामान हैं जो अभी हम देखेंगे। लगभग कितनी दुकानों की चोरियाँ हुई? लगभग कम से कम 3-4 दुकानों के ताले टूटे हुए हैं, जिसमें नरेश यादव की दुकान है दूध डेयरी की, उसका भी सामान और इंडक्शन वगैरह वगैरह, पैसे, गुटके वगैरह। देवास में कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बीते 9 सालों से धोखाधड़ी और अन्य मामलों में फरार पति पत्नी को बड़ोदरा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर देवास, इंदौर, उज्जैन, महाराष्ट्र, भोपाल और शाहजहांपुर सहित कई जिलों में कई मामले दर्ज हैं। इन दोनों ने करीब 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। दोनों से एक lookchup.com के नाम से, जिसका URL है lookchup.com, लुकचुप कंपनी ये एक URL है। इस नाम से कंपनी बनाकर 15 लाख यूजर्स को इसमें जोड़ा गया और फिर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। तो ऐसी URL से सावधान रहें और फर्जीवाड़े से सावधानी बरतें। इनके द्वारा प्रदेश के अलग अलग थानों में उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, धार और इंदौर और इसके अलावा महाराष्ट्र में इनके लगभग 9 अपराध पंजीबद्ध। इनके द्वारा लगभग 8.5 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें इनके द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MMTS नाम से कंपनी खोली गई और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म lookchup.com जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, उसके इनके 15 लाख फॉलोअर्स यूज़र्स थे उसके। और फिर उसके बाद जो इनके द्वारा इन्वेस्टर्स को फ्रेंचाइजी का 15 से 20 लाख रुपये फ्रेंचाइजी देने का लुभावना ऑफर इनके द्वारा दिया गया और इनके द्वारा
धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए गए थे। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से ही ये फरार थे और गुजरात और वडोदरा में अपना नाम बदल कर ये रह रहे थे। इनकी गिरफ्तारी वहाँ से सुनिश्चित की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।